नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं अभ्यानंद जी हैं, जो बिहार के पूर्व डीजीपी रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव से लेकर और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ ये किए हैं उनके बारे में हम अभी जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हुई है और भी तमाम बातें बिहार से जुड़ी हुई रहेगी और कुछ कहानियाँ जो सेवा काल के दौरान इन्होंने किए हैं वो अभी बतलाएंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर झकास भारत में सर। थैंक और यू रजनी जी। और सर मैं 1977 में आप प्रशासनिक सेवा में आए सर। पहले क्या शुरू से ही तैयारी थी या फिर कुछ और? बिल्कुल प्रशासनिक सेवा नहीं, पुलिस सेवा में या यूपीएससी देने की कभी कोई इच्छा नहीं थी। इच्छा थी तो फिज़िक्स मैथमेटिक्स के एक अच्छे स्टूडेंट बनने की। ग्रेजुएशन तक तो मैंने किया उसको, लेकिन कुछ इस तरह की बात हुई, लगा कि मैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के टॉप पे नहीं पहुंच पाऊंगा। बेसिकली इसलिए कि सिलेबस जो था जहाँ हमने पढ़ाई की थी पटना यूनिवर्सिटी में, वो आउटडेटेड था। तो मैं ये समझ चुका था कि इसमें टॉप पे पहुंचना मुश्किल है। तो जो दूसरा ऑप्शन, ज़्यादा विकल्प था नहीं 1974-75 में, जी। इतने विकल्प नहीं थे उस समय, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था। तो जो ऑप्शन बेस्ट बच रहा था वो था यूपीएससी। मैंने यूपीएससी दिया। प्रथम अटेम्प्ट था आईपीएस के लिए ही, एज था आईपीएस का। तो आईपीएस में हो गया और मैंने फिर अपना प्रयास बंद कर दिया। जो मिल गया उसी में आगे बढ़ गया। मतलब एक ही बार में दिए और हो गया? आईएएस के लिए अप्लाई नहीं किया? नहीं, आईपीएस ही फर्स्ट पसंद था? फर्स्ट पसंद कुछ भी नहीं था। जी। पसंद कुछ भी नहीं था। यूपीएससी एक ऑप्शन था फर्स्ट अटेम्प्ट। एज के हिसाब से पहले 1 साल कम में ही आईपीएस के लिए अटेम्प्ट दिया जा सकता था। तो मैंने वो दिया और वो हो गया। तो जब हो गया, और चूँकि मेरे पिताजी भी आईपीएस सेवा में थे, उस समय डीआईजी थे वो, और जो रैंक आया उसके हिसाब से लग रहा था कि बिहार कैडर मिल जाएगा। तो मैंने पसंद कर लिया और फिर पीछे मुड़ करके मैंने फिर देखा नहीं। उसके बाद अलग अलग ज़िलों में गए होंगे तो अलग अलग चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता होगा। तो कोई ऐसी चुनौतियाँ बताएंगे जिससे कि कोई यादगार कुछ? चुनौतियाँ अनेक थीं, घटनाएं भी बहुत सारी थीं। जो ट्रेनिंग के दौरान सबसे पहला दिन जो था वही सबसे ज़्यादा यादगार है। मैंने ज्वाइन किया था रांची में ट्रेनिंग के लिए, और सीनियर एसपी साहब मिस्टर वाई एन श्रीवास्तव हमारे गुरु थे ट्रेनिंग के। तो उन्होंने प्रथम दिन ही मुझे एक रेड ऑर्गेनाइज करके कंडक्ट करने का आदेश दिया एक कागज़ पर। तो मुझे रेड समझ में नहीं आया था। अच्छा। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि ये रेड होता क्या है, क्योंकि रेड शब्द जो है वो कानून का शब्द नहीं है, पुलिस का शब्द है। आप लोग भी इस्तेमाल करते हैं, जी जी। आए दिन होता है, लेकिन ये कानून का शब्द नहीं है। और कानून में हमने पढ़ा था, तो उसमें जब ये शब्द नहीं मिला तो मैं गया उनसे पूछने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर अपनी बुद्धि से आप आईपीएस हुए हैं तो अपनी ही बुद्धि लगाइए और हमसे बात मत किया कीजिए। रेड के बारे में जब पूछे तो? हाँ, तो उन्होंने स्पष्ट कहा, और वो शायद बहुत सोच के कह रहे थे कि अगर इसको हम ज़रा भी मदद करेंगे अभी तो ये हर समय मेरे ही पास चला आएगा, तो सीखेगा कब। इसलिए उन्होंने, और इतना कष्टकर था वो। इनफैक्ट मैंने अपने सीनियर एसपी से भी पूछा था कि सर ये रेड क्या होता है, तो वो थोड़ा विचलित हो गए कि तुम पुलिस में आ गए, अभी तक तुमको रेड नहीं पता है। ये सब जब मैं देखता हूँ, मैंने स्वयं फिर जा कर के दरोगा लोगों से बात किया कि होता क्या है रेड। और जब उन्होंने बताया मुझे तो मैंने कहा कि अच्छा ये तो सर्च एंड सीजर हुआ बेसिकली।
तो यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया कि पुलिस है क्या। किताब में जो आप पढ़ते हैं और प्रैक्टिकली जो करते हैं, बहुत सारे लोगों ने बाद में समझाया कि किताब में जो पढ़ लिया आपने अलग पढ़ लिया, जो व्यवहारिक होगा वो बिल्कुल अलग होगा। ये गलत है। व्यवहारिक भी वही होता है जो किताब में लिखा रहता है, और अगर आप व्यवहारिक को अलग कर दीजिएगा तो फंसने का पूरा चांस रहता है। अक्ल लगाना होगा कि जो किताब में बातें लिखी हुई हैं कानून की, वही व्यवहारिक रूप से आपको उतारना होगा, और जितना आप कानून के नज़दीक रहिएगा उतना आप सुरक्षित रहिएगा। और जैसे सेवा काल के दौरान कई मुठभेड़, गोलियां ये सब चली होगी, कोई ऐसी कहानियां 80 से 90 से 2000 जब भी रहे? मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 22 लाइव एनकाउंटर्स देखे हैं, और सबकी ब्यूटी ये है, आई एम अ वेरी गुड शूटर। अगर कोई टारगेट रख दिया जाए और पुलिस में जो फायरिंग होती है वो दे दिया जाए, तो SLR ऑटोमेटिक वेपन से खास करके, नॉट विथ अ रिवॉल्वर, पिस्टल अगर हो, स्टेन कार्बाइन हो, SLR हो, 303 से वेरी लॉन्ग रेंज, तो आई एम अ वेरी गुड मार्क्समैन। बट हमने एक नीति तय कर ली थी कि जब भी ऑपरेशंस में निकलूँगा या कभी भी लाइव रात में नाइट राउंड्स में जाता था, अपना वेपन कभी नहीं कैरी करता था। अभी भी कहीं पे भी निशाना लगा ले? बिल्कुल, मूविंग टारगेट पर मैं कर सकता हूँ फायरिंग, और बहुत अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन ये मैंने तय किया था कि जब एक्चुअल ऑपरेशंस में रहूँगा तो वेपन अपना नहीं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि एक्चुअल ऑपरेशंस में आई एम सपोज टू लीड। मेरा काम है लीड करना, मेरा काम अपने आप को प्रोटेक्ट करना नहीं। तो उसके बाद इनकाउंटर्स, कितने इनकाउंटर्स किए होंगे सर? 22 तो आप देखे हैं, पर आप खुद कितने किए हैं? खुद ही की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, खुद किए हैं 22? 22 टाइम्स फायरिंग हुई है, रेंजिंग फ्रॉम 2 मिनट्स टू 6 आवर्स। ये पहला कहाँ हुआ था सर? कहाँ पर पहली बार कहाँ किए थे? फर्स्ट एनकाउंटर आई थिंक ट्रेनिंग में ही हो गया था, और उसके बाद जब फील्ड में आया तब तो कई ओकेजन्स पर हुए। सासाराम में, औरंगाबाद में, बेतिया में, मधेपुरा में, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब जिस ज़िले में गए, कोई ऐसा अपराधी जिसको पकड़ने में या ये सब करने में आपको कुछ परेशानी आई हो? बहुत ज़्यादा। अपराधियों की कोई कमी नहीं थी, बट एक चीज़ मैंने सीखा था, वो ये कि किसी का भी मैं जब पीछा करता था तो कोई उसमें व्यक्तिगत भाव नहीं होता था। पीछा हमने किया इसलिए कि लॉ डिमांड करता है कि आप अपराधी को पकड़िए, तो मैं पकड़ने के लिए तत्पर हूँ। जिस दिन मैं ज्वाइन करूँगा उस दिन से मेरा मिशन हो जाएगा, और जिस दिन मैं दस्तखत कर दूँगा, चार्ज हैंडेड ओवर, उस दिन मैं उस अपराधी का नाम भी भूल जाता हूँ। मतलब एकदम शुरू से ही जीवटता वाले? जीवट एक शब्द है, बट वो आधा है। जीवट के अलावा लगाव नहीं था। जैसे किसी अपराधी का मैंने पीछा किया, तो जिस समय मैं पीछा कर रहा हूँ उस समय लगेगा अपराधी को भी और दूसरों को जो मुझे देख रहे हैं कि इनका एकदम मिशन इन लाइफ है कि इस अपराधी को पकड़ ही लेना है, वो कभी नहीं था। जिस समय मैं चार्ज हैंडओवर करूँगा उस ज़िले का, उस समय अगर कोई हमसे पूछे कि कौन अपराधी है जिसको आप अभी भी चाहते हैं कि वो पकड़ा जाए, ऐसा कोई नहीं होगा। कोई पूछे कि ये थाना और ये थाना प्रभारी कहाँ थे आपके साथ, नहीं याद रहेगा, क्योंकि कोशिश करता हूँ कि जिस मोमेंट में हस्ताक्षर मैंने किया हैंडओवर, उस समय से उस ज़िले की समस्या, उस ज़िले के लोग, उस ज़िले के अपराधी कोई संबंध नहीं रखता हूँ। कोई अपराधी जिसको, जैसे कि पुलिस विभाग में कई अपराधी तो पकड़ाते ही हैं, तो कई को सुधारने का प्रयास या कुछ ऐसा चीज़ जिससे कि उसके जीवन में बदलाव आया हो? मेरा रोल ये नहीं है जी। ये रोल है रिफॉर्मेटरी का। आप अगर पढ़ेंगे
संविधान को गौर से, जी तो ये रोल रिफॉर्मेटरी का, रिफॉर्मेटरी मतलब जिसको कॉमन पार्लेंस में जेल कहा जाता है, जी वो जेल का रोल है। हमारा रोल इतना ही है कि उसको व्यवस्था से घृणा नहीं हो। अगर मैं अपने व्यवहार से उसको व्यवस्था के प्रति घृणा पैदा कर दूंगा तो मैं रिफॉर्मेटरी के रोल को पूरा होने में बाधक हो रहा हूँ। इतना ही मेरा रोल था। ये मैंने बहुत क्लियर कर रखा था अपने लाइफ में कि पुलिस का रोल रिफॉर्म करना नहीं है। पुलिस का रोल है एविडेंस के साथ अपराधी को न्यायालय में पेश करना और न्यायालय को अपने काम को करने में उनको मदद कर देना, जैसे गवाहों को ला देना, वारंट एग्जीक्यूट कर देना, या जो भी लीगली पास्ड ऑर्डर्स है कोर्ट्स के, वो मैं पूरा कर दूंगा। लेकिन जब वो कन्विक्ट हो जाएगा, कन्विक्शन होने में अगर वो बाधा उत्पन्न करेगा तो न्यायालय में भी मेरा अनुरोध होगा कि ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, इसका बेल कैंसिल कीजिए। ये सब मैं करता था। कानून में जितनी बातें लिखी हुई रहती थी वो सब मैं करता था। लेकिन पुलिस के प्रोसेस में मैं जा कर के उसको रिफॉर्म करूँगा, ये मेरा रोल नहीं था। मतलब उस दायरे से बाहर नहीं जाते होंगे। कानून में जो डिफाइंड था वो उतना मैं करता था, और जो परिभाषित मेरा दायरा है उस दायरे के बाहर नहीं जाता था। जो दायरा दिया गया है उसके अंदर प्रयोग करने को मैं तैयार था, लेकिन दायरे के बाहर जाने को तैयार नहीं था। सर, जब कोई आईपीएस होते हैं तो पॉलिटिक्स का मतलब राजनेताओं का जो रूलिंग पार्टी होती है, क्या उसका दबाव होता है? और उसके इस पर थोड़ा सा समझिए। ये प्रश्न का उत्तर मैंने कई बार दिया है, फिर आपको मैं उसी भाषा में दूंगा। राजनीति भी इस सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है, और मैं उस व्यवस्था, जो राजनीतिक व्यवस्था, उसका अंग नहीं हूँ, इच्छा भी नहीं है होने की। तब रही बात कि उनके साथ हमारा क्या संबंध रहेगा। एक छोटा सा ओवरलैप एरिया है, कॉमन एरिया है दोनों के बीच में, जहाँ दोनों का इंटरेक्शन होता है। उस एरिया में एक आदमी का जैसे आदमी के साथ व्यवहार होता है वो करता हूँ। न उनको मैं अपने अंदर आने के लिए दूंगा और न मैं उनके अंदर जाने को तैयार हूँ। बॉर्डर पर मुलाकात होगी और आदान प्रदान होगा जो एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ होता है। न कोई उनके क्षेत्र में हम अंदर जाने को तैयार हैं, और न मैं राजनीतिज्ञों को अपने अंदर में आने को देने के लिए स्पेस उनको मैं नहीं देता हूँ। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि? वाकया तो बहुत है। वाकया जब बहुत अंदर आने का प्रयास करेंगे तो उस समय का भी वाकया है। वाकया ये भी है कि उन्होंने बातें अपनी कहीं और मुझे लगा कि ये बात सही है, तो मैंने स्वयं अपनी व्यवस्था के अंदर उनकी बात को रख करके और अपनी व्यवस्था के अनुसार उस काम को मैंने किया, और मैंने पाया कि रिज़ल्ट सही आता है। तो दोनों तरह से होता है। बट समथिंग जो बहुत क्लियर था वो ये था कि राजनीतिज्ञों को मैं अपने कार्य क्षेत्र में नहीं आने दूंगा, और न मैं एज ए पुलिसमैन राजनीतिक क्षेत्र में एंटर करूंगा। मतलब कि दबाव दबाव तब पड़ेगा ना जब एक दूसरे के साथ लोग टेंशन में आएंगे, तब दबाव पड़ता है। कांटेक्ट होगा लेकिन प्रेस नहीं होगा। आज जिस प्रकार से मतलब कि कहा जा सकता है कि हम मतलब आप ये दबाव नहीं बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त की बात नहीं, मैं होने ही नहीं देता हूँ। अच्छा, पड़ेगा तब ना बर्दाश्त की बात आएगी, होने ही नहीं दूंगा। कांटेक्ट होगा, एक आदमी का दूसरे आदमी के साथ कांटेक्ट होगा, लेकिन न उनको मैं अपने अंदर आने दूंगा और न मैं उनके अंदर जाऊंगा। तो मगर ऐसा होता तो है ना, ये जिनके साथ होता होगा वो लोग बताएंगे, मेरे साथ नहीं होता है, क्योंकि मैंने उसको होने ही नहीं दिया है। अपनी ओर से मेरा पूरा प्रयास था, और बहुत कॉन्शियस प्रयास था, बहुत सजग रूप से प्रयास था कि आप मेरे अंदर नहीं आ सकते हैं। दस फार एंड नो फर्दर, बॉर्डर्स वेरी क्लियर। इतनी ही दूर आप आ सकते हैं जहाँ तक एक आदमी दूसरे आदमी के साथ व्यवहार करेगा, उसके बाद नहीं अंदर आने देंगे, क्योंकि वो मेरा कार्य क्षेत्र है।
उस कार्य क्षेत्र में आप नहीं आइएगा, और आपके कार्य क्षेत्र में हम नहीं जाएंगे। जहाँ हम लोग का मिलन होगा वहाँ पर बात होगी। 80 से 90 के दौर में सर, और 90 से 2000 के दौर में, और 2000 से 2010 के दौर में आप यहाँ पर रहे हैं प्रशासनिक सेवा में, तो कौन सा दौर बेहतर रहा सर्विसेज का, मतलब कि प्रशासनिक सेवा में रहते हुए? बेहतर की परिभाषा क्या है? हर पोस्ट के साथ मेरा एक फंक्शन डिफाइंड था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आईजी वायरलेस था, तो मैंने आईजी वायरलेस की तरह काम किया और अपने सेटिस्फैक्शन के अनुसार काम किया। कुछ ऐसी चीज़ें की, कुछ ऐसी चीज़ें बनाई, चूँकि मैं फ़िज़िक्स का विद्यार्थी था तो मुझे जानकारी थी कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कैरियर वेव्स क्या है, मॉड्यूलेशन क्या है, डीमॉड्यूलेशन क्या है, टेक्निकली सेट्स क्या होते हैं, ट्रांसमीटर क्या है, रिसीवर क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, एलसीआर सर्किट क्या होता है। चूँकि सब चीज़ की जानकारी थी तो मैंने अप्लाई किया उसमें, और कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट की जैसे उस ज़माने में लेट्स से बिहार एक था, झारखंड और बिहार, तो मैंने यहाँ के लोगों को, जो टॉप ऑफिसर्स थे, डीजीपी उस समय के सीनियर ऑफिसर्स, उनको हमने कहा कि आपको जमशेदपुर के बिष्टुपुर पुलिस स्टेशन के मोबाइल का पटना के कोतवाली मोबाइल के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन वीएचएफ सेट से करा देता हूँ, और आप सुनिए बीच में बैठ कर के कि कैसे दोनों मोबाइल बात कर रहे हैं। इन लोगों के थॉट प्रोसेस में नहीं था कि ये बात हो सकती है। मोबाइल फ़ोन नहीं था उस समय, और तब मैंने इसी बिहार सरकार के वीएचएफ सेट, जो कि एक थाने के ही क्षेत्र में काम करता है या एक ज़िले में काम करता है, तो जमशेदपुर से पटना के मोबाइल को जब बात करवाया तो लोगों को हैरत हो रही थी। हालांकि हैरत की कोई बात नहीं थी, बहुत आसान था साइंटिफिकली समझ लेना। तो जब ये सब हमने दिखाया उनको, तो लोगों ने कहा अच्छा ये भी हो सकता है। तो इसमें इशू क्या है, बेहतर का क्या है? आप जो पद दीजिएगा उस पर मैं काम करूँगा। सोचना जब है मुझे, और मैं विज्ञान के रूप में सोच सकता हूँ, तो किसी भी चीज़ को संभव बनाया जा सकता है। फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आप वहाँ पर इसमें ज़्यादा बेहतर कर पाए, इसका एक फिज़िक्स के स्टूडेंट होने के नाते वायरलेस ही केवल बेहतर नहीं कर पाए, सोच बेहतर पाए। पुलिसिंग क्या है, अपराध होता क्यों है, ये सोच तो जो सोच सकता है वो सोचेगा, और जो नहीं सोच सकता है वो सिर्फ लकीर का फ़कीर बन करके रहेगा। क्राइम बढ़ गया, दरोगा को बुलाओ, डांट दो, तो उससे क्या हो जाएगा? अगर सब कुछ दरोगा को ही करना है तो जो सीनियर लेवल पर बैठे हुए हो क्या सिर्फ फाइल में नोट लिखेंगे? सही होता है सर। उस वक्त अभी मैं साइंस से आ गया इंजीनियरिंग के क्षेत्रों के लिए, तो 74 77 में आप आईपीएस बने थे सर। तो आईआईटी 64, मतलब आईआईटी के तरफ उतना रुझान आज की तरह था या नहीं था? आप इतिहास निकाल के देखिए ना कि आईआईटी पहला कौन बना, कब बना? जी 60 के बाद बना था सर आईआईटी खड़गपुर। हमको लगता है 60 के जस्ट पहले बना था। जी जी। उसके बाद कानपुर आया, दिल्ली आया। तो जब हम स्कूल कर उस समय आईआईटी की बात कोई करता नहीं था, आज की तरह नहीं था। आज की तरह जो बात हुई है ये स्टार्ट हुआ है अर्ली 80s से, नहीं 80s से स्टार्ट हुआ है। मिड 80s में आते आते आईआईटी का क्रेज़ बढ़ना शुरू हो गया था। उस समय तक मैं ऑलरेडी एसपी था जिला में। तो जब मैंने स्कूल लाइफ किया था उस समय इंजीनियरिंग वाज नॉट सॉट आफ्टर। उस समय ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं थे इंजीनियरिंग में। मेरा इंटरेस्ट था फिज़िक्स पढ़ने में, क्योंकि फ़िज़िक्स से फैसिनेशन था, मैथमेटिक्स से फैसिनेशन था। फ़िज़िक्स में रिसर्च करना चाहता था, खास करके थियोरेटिकल फ़िज़िक्स में। तो मेरा इंटरेस्ट वो था। बट जब मैंने देखा कि नहीं, ये शायद हम टॉप लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी में सिलेबस ही बहुत आउटडेटेड। आपको मैं सुनाऊं, उस समय के जो हेड थे, शायद अब नहीं हैं वो, तो मैं उनसे गया था रिक्वेस्ट करने कि सर मैथमेटिकल फ़िज़िक्स को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं उसको। तो उनका रिएक्शन था कि आपको मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लीजिए। तो मुझे लगा कि अब इस टाइप के लोगों से बात करने का कोई सेंस नहीं है जिनको मैथमेटिकल फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। तो आई जस्ट गेव इट अप। उन लोगों की बहुत पुराने जनरेशन के लोग थे,
हेड जरूर बन गए थे, लेकिन पुराने जनरेशन के थे, सोच बदली नहीं थी और दुनिया में सोच बदल चुकी थी। मैथमेटिकल फिज़िक्स थियोरेटिकली बहुत अच्छे लेवल की चीज़ हो गई थी। मैंने उसको पढ़ा था, मैंने अपने ही से पढ़ा उसको। अभ्यानंद सर, आप जिस प्रकार से अपनी रुचि की बात कर रहे हैं फिजिक्स को लेकर, अगर शायद उस वक्त अगर अगर आप आईपीएस नहीं होते या आई वुड हैव डेफिनेटली बीन अ स्टूडेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। जी मेरा इंटरेस्ट वही था फिजिक्स, फिजिक्स। तो शायद मतलब विज्ञान के क्षेत्र में जाते तो एक नया शोधकर्ता अब भारत क्या होता नहीं पता है, लेकिन इन स्टूडेंट तो उसी का रहता। आज भी लगता है उसी का स्टूडेंट। हाँ, अगर मुझे चांस मिलता है, टाइम मिलता है, तो आई प्रेफर रीडिंग बुक्स ऑन थियोरेटिकल फिजिक्स। यही कारण रहा कि मैथमेटिकल फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, अभी भी है। जब मैं पढ़ाता हूँ, आज भी जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उनका कहना है कि आपको सर हर चीज़ में मैथ्स दिखाई पड़ जाता है, फिजिक्स दिखाई पड़ जाता है। एक अब मैं बाकिया पर आना चाहूँगा कि अभ्यानंद सर जी शिक्षा जगत से भी जुड़े रहे हैं। सर सुपर 30 को लेकर मैं कुछ बातें करूँगा सर। सुपर 30 में कब से शुरुआत किए थे सर? 2000? प्रैक्टिकली सुपर 30 का जो नाम आया वो 2001-2 में आया था। 2001-2 में। लेकिन उसके पहले पढ़ाने की प्रक्रिया मैंने अपने बच्चों के साथ की थी। बेटी बेटा, बेटी 1 साल बड़ी थी बेटे से, और दोनों को क्लास 1-2 से ही मैं पढ़ाना शुरू किया था। तो पढ़ाने का जो शौक़ है वो अपने बच्चों के साथ ही डेवलप किया, जबकि टीचर मैं था ही नहीं, स्टूडेंट था। आपको तो मैंने बताया बीएससी पास किया और निकल गया, यूपीएससी हो गया, फिर डंडा, वही गोली बारूद डंडा चोर डकैत, इसमें लग गया। लेकिन जब बच्चे आ गए, क्लास 1-2 में आने लगे, तो मैंने उनके साथ बात करना शुरू किया। जब मैंने बात करना शुरू किया तो मुझे लगा कि अच्छा, टीचिंग बहुत अच्छी चीज़ है, तो कुछ उसका गुण समझ में आने सर लगा। एक वाकया याद आ रहा है कि आपने कोई कैंप में भी कुछ टीचिंग के जरिए कुछ खोलने का प्रयास किए थे, कुछ ऐसी चीज़ें, और स्पोर्ट्स पढ़ाई। हाँ, बीएमपी में जब मैं डीआईजी बना तो मैंने सिपाहियों के बच्चों के लिए स्टार्ट किया जी जी, था। ध्यान है। बीएमपी अभी भी है, वो बीएमपी 5 में जो बैरक्स थे कांस्टेबल्स के, उस बैरक्स खाली रहते थे। आप जानते हैं कि इतना डेप्यूटेशन होता है फोर्स का कि बैरक में सिपाही मिलता नहीं है रहने के लिए, बैरक खाली ही रहता है हर समय। ये कौन ईस्वी का बात है सर जब ये आप बीएमपी में 1995-96? उसके बाद फिर टीचिंग वाले लाइन में सर सुपर 30 पे हमको ज़रा बताइएगा सर, कहाँ से खोले, क्या क्या हुआ? ये जो हमने कहा आपको कि बच्चों को जब मैंने पढ़ा लिया और वो दोनों फाइनली ग्रेजुएट किए आईआईटी से, बेटी की आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएट और बेटा आईआईटी दिल्ली से, दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। सुपर 30 की शुरुआत आप ही ने की थी सर? क्योंकि ये 2 लोगों में ये चला जाता है और बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। हाँ, एक बात बहुत ऑब्वियस है ना कि एज ए पुलिस ऑफिसर मैं कोई सुपर 30 को इस्टेब्लिश करके और ये नहीं कर सकता था कि ये मेरा है। आई कुडंट डू इट, मैं नौकरी में था उस समय। तो मैंने अपने को कन्फाइन किया था, कैसे पढ़ाया जाए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। क्योंकि जितना फिज़िक्स मैं जानता हूँ उतना फिज़िक्स और मैथमेटिक्स बहुत लोग जानते हैं। जितने लोग पढ़ा रहे हैं, सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाना है तो इंटरमीडिएट लेवल टीचर्स की कोई कमी तो है नहीं। अंतर पड़ता जो है वो है कि आप स्टूडेंट को कैसे गाइड कर सकते हैं जिससे कि वो आईआईटी क्रैक कर सके, जिसको लोग आजकल कॉमन भाषा में बोलते हैं क्रैक करना। आईआईटी क्रैक करने के लिए जो व्यक्ति आईआईटी या नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन्स में अपीयर हुआ है और कम्पीट किया है, वो जिसको इल्म होगा वही मदद कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहे कि मैं फ़लाना टेस्ट प्लेयर को क्रिकेट में कोच करता हूँ, तो कम से कम रणजी तो खेलना होगा।
ये कोई नहीं कर सकता कि मैं 8वां 9वां में स्कूल में क्रिकेट खेलता था मोहल्ला में, और मैं कोच कर इंटरनेशनल का। दूंगा इंटरनेशनल प्लेयर्स को टेस्ट टीम के। पॉसिबल नहीं है। इल्म एक अलग चीज़ होती है और ज्ञान अलग होता है। तो चूँकि मुझे यूपीएससी देने का तजुर्बा था, और यूपीएससी बहुत मुश्किल एग्ज़ाम होता था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने किया था, तो उसका मर्म मैं समझता था। उसी मर्म को मैंने अप्लाई कर दिया सुपर 30 में। तो ये जो कर सकता था वही कर सकता था, और वहाँ से रिज़ल्ट में अंतर पड़ने लगा। पहले तो लोग प्रयास बिहार में कर ही रहे थे, लेकिन बिहार से रिजल्ट्स नहीं हो रहा था। यूपीएससी सर एक सर्किल की तरह हो जाता है कि मतलब एग्ज़ाम के बाद एग्ज़ाम 5-6 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं पीटी निकालने के बाद, उसका कुछ इन सभी नेशनल लेवल एग्ज़ाम्स में हो, चाहे आप यूपीएससी मानिए, क्लैट मानिए, आईआईटी मानिए, नीट मानिए, कंपनी सेक्रेटरी का एग्ज़ाम लीजिए, एनी नेशनल लेवल एग्ज़ाम। अब तो मैं कहूँगा कि इवन क्लर्क्स का जो नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है, रेलवेज़ में जो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, सब में इस टेंशन को बर्दाश्त करने की क्षमता जिसमें डेवलप कर जाती है, जानने वाले बहुत होंगे जो उस पेपर को सॉल्व करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो बच्चे कहते हैं कि ये तो मैं बाहर आकर के कर ले सकता हूँ, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में नहीं होता है। हमेशा होगा ये। आप पूछेगा जिनका नहीं होने वाला है या नहीं हुआ, वो कहेंगे कि बाहर आकर के तो ये सब सॉल्व हो गया, टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जो कोच होता है वो फिज़िक्स मैथ्स नहीं पढ़ाता है, वो फिज़िक्स मैथ्स पढ़ाने के अलावा वो टेंशन को कैसे हैंडल किया जाता है ये भी गाइड करता है, और वो वही गाइड कर सकता है जिसने इसको क्लियर किया है। सुपर 30 पहली बार कहाँ खोले सर? पटना में ही। तो यह प्रयोग 2002-3 में किए थे? 1-2 से स्टार्ट हुआ था। पहला रिज़ल्ट मुझे याद है 2003 में आया था। एक टीचर आपके साथ जुड़ के काम किए सर, आनंद कुमार, उनको लेकर कुछ बोलना चाहेंगे सर? बहुत चीज़ें कही जा चुकी हैं, मुझे भी जितना कहना था मैंने कह दिया है। उस पर मैं कहना नहीं चाहूँगा अधिक, क्योंकि उसका कोई अर्थ निकलता नहीं है। लेकिन इतना बात बहुत क्लियर है कि जैसे इस प्रश्न को मैंने बाद में, जब बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई, तो बाद में मैंने 6-7 साल के बाद थोड़ा सोचना शुरू किया कि सुपर 30 इतनी चर्चा में बातें आई। सबसे पहले इनफैक्ट इंडियन मीडिया ने इसको पिकअप किया, उसके पहले इंटरनेशनल मीडिया ने पिकअप कर लिया था। आप अगर इतिहास निकाल के देखिए मीडिया का, तो डिस्कवरी चैनल ने डिस्कवरी पे पहले ही दिखलाया जा चुका। डिस्कवरी ने किया, अल जजीरा ने किया, फिर इंग्लैंड से गार्डियन ने किया, पूरा बहुत बड़ा राइटअप था उनका जी। एक फ्रेंच टीवी चैनल कोई आया था, कोई जापानीज़ भी आए थे। तो मेरे लिए भी कौतूहल था कि आफ्टर ऑल ये इंटरनेशनल मीडिया इतना कीन क्यों है, इसमें इतनी बड़ी चीज़ ही क्या हो रही है। और आप अगर गौर करेंगे उस पूरे में, तो वो गरीबी वाला पार्ट उतना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। उसमें बिना फीस का पढ़ाया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं था। मैंने 2008 के बाद से आप फिर गौर कीजिएगा, तो जो भी भीड़ आई इंटरनेशनल मीडिया की, वो 2002 4-5 से लेके 8-9 तक, फिर इंटरनेशनल, फिर इंडियन उसके बाद इंडियन मीडिया ने इसको कवर किया है, और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने फॉलो अप किया है 6-7 साल के बाद, जो फॉलो अप रिपोर्ट्स होते हैं। जी जी। लेकिन इसके बाद 2008-9 के बाद से करीब 4-5-6 साल तक कोई कवरेज नहीं है इंटरनेशनल का। जो भी कवरेज है सब नेशनल मीडिया का है। तो इसको मैंने बहुत समझने की कोशिश की कि ये हुआ क्यों, ये फिनोमेनन क्यों हुआ। थोड़ा जर्नलिज़्म की किताबों को निकाल के मैंने पढ़ा
जर्नलिज्म मैंने पढ़ा नहीं था। जी जी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखा उसमें मैंने, न्यूज़ होता क्या है, व्हाट इज़ न्यूज़। आप भी एज ए जर्नलिस्ट इंटरव्यू कर रहे हैं, व्हाट इज़ न्यूज़। तो जो डेफिनेशन दिखा हुआ था उसमें, जिस किताब को मैंने पढ़ा था, नाम हमको याद नहीं ऑथर का, उसमें था कि व्हेन अ डॉग बाइट्स अ मैन इट इज़ नॉट न्यूज़। कुत्ता आए दिन रोड पे काट लेता है किसी को, जी। बट व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग इट बिकम्स न्यूज़। आदमी काट लेता है, आदमी काट ले कुत्ता को तो नॉर्मली नहीं होता है। और तब मुझे समझ में आया कि इंटरनेशनल मीडिया क्यों इंटरेस्टेड थी इसमें। व्हेन अ टीचर टीचर्स इट इज़ नॉट न्यूज़। टीचर का काम ही है, बिल्कुल। अगर हम कहें कि हम एक पुलिसमैन हैं, हमने पुलिसिंग की, जी, तो ये बड़ी बात ये नहीं है। कोई न्यूज़ नहीं है। यू गेट पेड फॉर इट, यू डिड योर जॉब। तो इसमें कौन बड़ी चीज़ हो रही है। मतलब आपके कहने का मतलब हुआ सर कि इंटरनेशनल मीडिया एक डिफरेंस चीज़ को पकड़ रही थी जो उनके लिए इंडियन जो मीडिया नहीं डिफरेंस पकड़ था पा रही वो थी। था कि पुलिसमैन इज टीचिंग, और वे टॉप पुलिसमैन इज टीचिंग, ये उस समय के लिए न्यूज़ था। परहैप्स उनको इंटरनेशनली ये फैक्ट नहीं मिल रहा था कहीं। बिल्कुल। एक टॉप मैन, टॉप कॉप पढ़ा रहा हो। इंसिडेंटली मैं पढ़ा रहा था गरीब बच्चों को, अगर मैं अमीर भी बच्चों को पढ़ाता रहता तो शायद वो भी न्यूज़ हो जाता। लेकिन मेरा इंटरेस्ट अमीर बच्चों को पढ़ाने में नहीं था। तो तब मुझे लगा कि अच्छा ये न्यूज़ है कि एक टॉप कॉप अपना काम छोड़ के नहीं कहूँगा, अपना काम करते करते भी पढ़ा रहा है, और भी फिज़िक्स और मैथ्स एट ए गुड लेवल। तो ये न्यूज़ था उनके लिए। और जैसे ही उनको लगा कि नहीं ये तो ही हैज़ लेफ्ट, ही हैज़ क्विट, आप उसके मेरा उनको छोड़ना और इंटरनेशनल मीडिया का आना बंद हो जाना, ये ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली हुआ है। जी, आपका कहने का मतलब हुआ सर कि आपने जब छोड़ा तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी दूरी बना ली। आई हैव नॉट सेड कि ये उसका कॉज या इफ़ेक्ट है, कारण है या उसके कारण उसके चलते हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर सीक्वेंस बैठा के देखिए, डेट लिखते जाइए, और जो हमने किया वो आप लिखते जाइए, तो ऑलमोस्ट एक साथ हुआ है। मैंने छोड़ा और उसके बाद से अभी 2-3 साल या 4 साल पहले अल जजीरा आया था फॉलो अप करने के लिए, इसलिए उसने हमसे भी कांटेक्ट किया था। उसके बाद फिर अगर आया रहता तो फिर दिखता कहीं ना कहीं, तो सोशल मीडिया या मीडिया में कहीं ना कहीं दिखता हो। सर नेशनल मीडिया ने ज़रूर किया कवर 10 के समय, 10 के बाद 9-10 ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस। जैसे इंटरनेशनल मीडिया विड्रॉ किया, नेशनल मीडिया एंटर। आपने कौन ईस्वी में दूरी बनाई थी सर उस वक्त? 7-8। 7-8। क्या लगा उस वक्त? क्या लगा मतलब क्या लगा कि अब दूरी बना लेना चाहिए? रीज़न था बहुत सिंपल। हमने कहा ना कि मैं गरीब बच्चों में इंटरेस्टेड था, इससे फंडिंग मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पढ़ाने का एक शौक़ था, और ये था कि गरीब बच्चों को कुछ फ़ायदा हो जाएगा। हुआ ये कि जो दूसरे सज्जन थे उनका इंटरेस्ट हो गया था कि इसके थ्रू हम मेरा जो ही वॉज अ टीचर बेसिकली, और उनका पूरा दारोमदार लाइफ का उसी टीचिंग पर डिपेंड करता था। दैट वाज हिज प्रोफेशन। मेरे लिए वो प्रोफेशन नहीं था। मतलब कि वो बिजनेस करना चाहते थे या पैसा मैं बनाना? बिजनेस वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, प्रोफेशन है। आप अगर टीचर हैं, मान लीजिए हम कोचिंग कर रहे हैं और हम उससे अर्न करते हैं, तो मेरा पूरा परिवार उस पर चलता है। तो ये आपका प्रोफेशन है, बिना उसके आपकी आमदनी होनी चाहिए ना। तो मुझे ये जब लगने लगा कि नहीं ये, और मेरे लिए पैशन था, हम उससे पैसा लेने की हमको ज़रूरत ही नहीं। पर ऐसा लगता है सर कि सुपर 30 का क्रेडिट आपसे बजाय ज़्यादा उनको मिल गया। आई हैव नो कमेंट्स टू ऑफर इसमें। ये बहुत लोग इसको हमारे से बार बार कहते हैं कि क्रेडिट ले लिया गया। जो फैक्ट है वो फैक्ट है जी। अब क्रेडिट आप क्या लीजिएगा नहीं लीजिएगा, हमको उससे न तो डिस्क्रेडिट चाहिए न क्रेडिट चाहिए। मेरा वो पैशन था।
इंसिडेंटली वो पैशन एक्सप्लोड किया बहुत तेज़ी से, इंटरनेशनल मीडिया के कारण किया। अगर इंटरनेशनल मीडिया इतना जोर से नहीं दिखाता तो मुझे नहीं लगता है कि नेशनल मीडिया वाले भी इंटरेस्टेड होते हैं। और ना ही फिल्में बनती। सर ये इसके बाद आपने कब शुरू किया सर? 2015? नहीं, फिर शुरू तो 2008-9 में ही रहमानी 30, रहमानी 30। इसके तुरंत बाद आया मगध सुपर 30 आ गया। जी। और उसके बाद तो बहुत सारे खुले, अभी भी सुपर 100 भी आपका था सर? 100 की मतलब कई जगह 170, 80, 90 बहुत हो गया है। जी। अभी कुछ कुछ चीज़ें चला रहे हैं सर? मेरा अब एक ही इंटरेस्ट है, नाम कुछ भी हो, मेरा एक ही इंटरेस्ट है कि गरीब बच्चों को, उतने परिवारों को फ़ायदा हो जाए, हर साल हो जाए। जैसे पिछले साल 395-96 बच्चों का एडमिशन हुआ आईआईटी में, और सब एवरेज लोग थे। एवरेज मतलब इकोनॉमिकली एवरेज। उतने परिवार का तो फ़ायदा हुआ। बिल्कुल सर। सर एक सवाल लगता है कि एक जगह छपा था, एक जगह पढ़ा हूँ कि केवल एक जाति को लेकर वो सुपर 30 काम करेगी। ये तो डेटा की चीज़ है ना जी, आप डेटा निकालिए देखिए, और जाति का भी डेटा निकाला जा सकता है, सब मिल जाएगा। जी जी। जो लोग चला रहे हैं, मैनेज मैं नहीं करता हूँ, किसी सुपर 30 को मैं मैनेज नहीं करता हूँ। मतलब मेरा इंटरेस्ट है सिस्टम ऑफ पढ़ाई इंट्रोड्यूस हम कर देंगे, कुछ दूर तक हैंड होल्डिंग कर देंगे, आपका रास्ता दिखा देंगे, फिर चलाइए उसको। और उनसे आप पूछिए कि आपके यहाँ कौन कौन बच्चे हैं, किस किस जाति के हैं, उनका घर द्वार, मोबाइल नंबर, माँ बाप, मामा फूफा, सबका एड्रेस ले लीजिए, बात कीजिए जाके। आपकी तरफ से तो ऐसा नहीं किया जाता है ना सर? नहीं, मेरी तरफ से नहीं। आपकी तरफ से। अभ्यानंद जी, आपके पिताजी भी प्रशासनिक सेवा में रहे हैं और वो डीजीपी रहे हैं। तो जब वो पुलिस विभाग में थे और आप भी उस वक्त आईपीएस बन चुके थे और दशकों तक रहे हैं, तो कोई ऐसा अनुभव या कोई ऐसी बातें बताएंगे सर? मेरे पिताजी ने, जब वो आईजी रैंक में थे, उन्होंने एक वर्दी घोटाला जिसके संबंध में बहुत चर्चाएं हुई, सीबीआई में केसेस भी हुआ, उन्हीं के रिपोर्ट पर वो केस दर्ज हुआ था। और उस समय उन्होंने एक पुलिस मुख्यालय से आदेश निकलवाया था कि हर रेंज डीआईजी अपने ज़िले में या बीएमपी में जाके अपने अधीनस्थ एसपी और कमांडेंट लोगों का जो परचेजेस हुआ है उसको पूरा रिव्यू करेगा। तो उस समय मैं साहबगंज का एसपी था और मुझे स्मरण है कि मेरे रेंज डीआईजी ने मुझे फ़ोन किया कि आपके ही पिताजी का आदेश हुआ है, तो मैं आऊँगा, आपके ज़िले में भी जो परचेजेस हुए हैं उसकी पूरी समीक्षा करूँगा, यह जानने के लिए कि इलीगल परचेजेस हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि सर आप आ जाइए और सभी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे यहाँ। और पूरे 2 दिनों तक उन्होंने सिर्फ परचेजेस का रिव्यू किया था मेरे पिताजी के आदेश से, पूरे स्टेट भर में हुआ था। तो उनको कोई परेशानी नहीं होती थी अगर कोई आदेश निकला, वो जानते थे कि यह आदेश मेरे बेटे पर भी लागू होने वाला है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उससे। कहीं पर ऐसा हुआ हो कि वो आपके जैसे डीजीपी रहे होंगे तब तो आप उनके अंदर में रही होंगे, कोई और जगह जैसे वो सीनियर हों और आप उनके अंदर में? डायरेक्टली नहीं, लेकिन आईजी रेल थे वो, तो साहिबगंज के थ्रू रेल पास करता था। तो जो उनका इंस्ट्रक्शन होता था वो आ जाता था एज एसपी साहिबगंज कि आपके क्षेत्र में जो ये रेल लाइंस पास कर रही है इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है पेट्रोलिंग का या कुछ भी हो, तो एज उनका सिग्नेचर रहता था एज आईजी रेल, और मैं जानता था कि मेरे पिताजी का सिग्नेचर। बट आई न्यू कि जो अगर कार्रवाई करनी है तो एकदम स्ट्रिक्टली करनी होगी कार्रवाई, कोई मरवत नहीं होने वाली है कि आप उनके पुत्र हैं या नहीं। मैं ऐसा पहला जोड़ी देख रहा हूँ, या मतलब यादाश्त में है या फिर पढ़ने के लिए मिला है कि पिताजी भी यहाँ पर डीजीपी रहे हों और उनके बेटे भी डीजीपी रहे हैं। आपके यादाश्त में कोई
बिहार? हाँ बिल्कुल हैं। श्री M.K. सिन्हा यहाँ के उस समय IGP कहलाता था, हेड वही होता था। जी जी। और उनके पिताजी भी यहाँ पर IGP रहे थे अंग्रेज़ों के समय में। अच्छा, मतलब 47 के पहले? 47 के पहले। उनके जो बेटे थे वो इंडिपेंडेंस के बाद हुए थे। जी जी। और उनके फादर इंडिपेंडेंस के पहले हुए थे। पर हम लोग तो इंडिपेंडेंस के बाद ही हाँ, जोड़ते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद। तो ये इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये संयोग कहें या फिर संयोग, क्या कहा? फैक्ट है, एक तथ्य है। और मतलब एक क्वेश्चन तो बन गया, जनरल नॉलेज के किताबों में बन जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जनरल नॉलेज के लायक ये कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट नहीं। सर, तो और भी कुछ वाकया जो पिता और पुत्र के दरमियान, मतलब सेवा काल, दोनों प्रशासनिक सेवा और कुछ ऐसा, उस वक्त आप कहाँ थे जब वो यहाँ पर? DGP जब वो बने थे उस समय मैं CBI में था। CBI? रांची CBI SP। उससे पहले वो? उसके पहले वो जब DGP नहीं बने थे, वो IG रेल थे, उस समय मैं ट्रेनिंग में ASP में ऐसे ही था उनके साथ। उनका निधन तो आपके DGP बनने से कुछ पहले जस्ट पहले हुआ था। 2009 में उनका निधन हुआ दिसंबर में, और मैं DGP बना 31 अगस्त 2011। बिल्कुल 20 महीने का गैप रहा ऑलमोस्ट। सर, एक सवाल आता है, ब्रह्मेश्वर मुखिया जिनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद आप वहाँ गए थे, क्या कुछ वाकया है सर? कुछ ऐसा बहुत ही कंट्रोवर्सी वाकया तो सब कुछ आपको मालूम है। कंट्रोवर्सी का जो इशू आप जानना चाहते हैं, प्रश्न के रूप में पूछे तो मैं उत्तर दे दूंगा। जी जी। आप प्रश्न के रूप में पूछे, ऐसे जनरली तो बड़ी घटना थी, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बोली हुई हैं। जो आपको बिंदु समझना है वो आप पूछिए, मैं आप जवाब। पहले बिंदु समझा दीजिए लगा। उसमें आप वहाँ गए, आपको मतलब कि DGP होने के नाते और ऐसे भेजा गया, तो क्या कुछ हुआ वहाँ सर? ये फिर वही आप फैक्ट्स जानना चाहते हैं। उनका मर्डर हुआ, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हुआ। मैंने चूज़ किया कि मैं जाऊंगा। उस समय एज DGP जाना भी बहुत ज़रूरी नहीं था, क्योंकि SP, DIG, जोनल IG, 3 लोग का तो बीच में मेरे नीचे में थे लोग। 3 लोगों को तो जाना चाहिए, गए भी वो लोग। बट आई डिसाइडेड टू गो, और वो डिसीशन मेरा अपना था। वो डिसीशन मैंने किसी के कहने पर नहीं लिया था। ये बात आ रहा था कि सरकार द्वारा भेजे गए? नहीं, फैक्ट ये है कि उस दिन मॉर्निंग में घटना हुई है, तो घटना के करीब 3 घंटा पहले मैं भागलपुर में था, रात्रि विश्राम में था। माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं थे, उनका एक कार्यक्रम चल रहा था। मुझे एक मीटिंग के लिए पटना आना था, तो ये तय हुआ था कि मैं कार से आऊँगा पटना मीटिंग करके, और बिहार सरकार के हेलीकॉप्टर से वापस भागलपुर चला जाऊंगा, क्योंकि आगे की कार्यक्रम में हमें माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाना था। जब मैं रास्ते में था भागलपुर से पटना के लिए, तो मुझे लगता है जैसे कहीं अराउंड लखीसराय मैसेज मिला, फर्स्ट मैसेज मोबाइल पे, कि उनकी हत्या हुई है। ये जहाँ तक हमको स्मरण है SP आरा का ही मैसेज था, SMS पर था। और वहाँ से फिर मैं मॉनिटर कर रहा था, पटना की ओर बढ़ भी रहा था। जैसे जैसे मैं पटना की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे वहाँ से ख़राब रिपोर्ट्स आ रहे थे। जब मैं पटना सिटी के पास पहुँचा था, तब तक स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई थी वहाँ। मैं सबको, DIG, जोनल IG, सबको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लोग बढ़िए निकलिए वहाँ के लिए। लेकिन जब मैंने परिस्थिति का आकलन किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये यहाँ से पटना जाके मीटिंग करके लौटना मेरे लिए उचित नहीं होगा। मीटिंग को हम आज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं सीधे चला जाऊँगा आरा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ जाना मेरा ज़रूरी है। मैंने बात भी की थी वहाँ के SP से, तो मुझे ऐसा लगा कि
शायद उन लोगों की भी इच्छा थी कि आप आइए यहाँ। तो मैंने निर्णय ले लिया। फिर मुझे पहले घर जाना था, घर जाके स्नान करके नाश्ता करके तब आना था मगर आप डायरेक्ट मीटिंग में। मैं सीधा घर गया ही नहीं, निकल खबरें गया। ये चली थी, मतलब जो आम जनता में चलती है वो तो यहाँ पर करना सही या उचित नहीं है कि नीतीश जी भेजे हैं अभ्यानंद जी को वहाँ शांत करने जिस के लिए। समय मैं भागलपुर से निकला था उस समय ये घटना हुई ही नहीं थी। अच्छा। उसके भागलपुर से मैं निकला रहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 से 5 के बीच में सुबह में, रात में रुका था भागलपुर। अच्छा, वहाँ पर जो उपद्रव था सर उसको कैसे मैनेज किए, और आपके साथ भी ये बातें आई है कि अभद्रता का किया गया? हाँ, एक अभद्रता का व्यवहार हुआ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं अपने ऊपर जो अभद्र व्यवहार हुआ मैं उसमें उलझ जाऊं, या फिर जो शांत माहौल करना। टेंशन में था उसको सुलझाऊं। तो अक्लमंदी तो इसी में थी कि जो टेंशन का माहौल है उसको सुलझा लें और अपने ऊपर जो हुआ उसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज कर दें। अगर मैं उसमें उलझ गया रहता तो एक नई समस्या दूसरी उत्पन्न होती है। बिल्कुल सर, ये बातें चलती है, पर ब्रह्मेश्वर मुखिया के जो कातिल हैं या अपराधी हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ा। इसको लेकर कई बार सवाल चलते रहते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो रिटायर हो चुके हैं आप। हाँ, अगर नहीं भी रिटायर हुआ रहता तब भी उत्तर यही रहता मेरा। मैंने आपको अपने पूरे इंटरव्यू में यह बताया कि परिभाषित रहता है मेरा क्षेत्र, बिल्कुल परिभाषित रहता है। जब तक वो केस बिहार पुलिस के नियंत्रण में था तब तक उसका अनुसंधान हुआ। जो अनुसंधान बेस्ट हो सकता था वो हमने किया। टेक्निकली भी सही अनुसंधान हुआ, उसका जो बेस्ट पॉसिबल था वो हुआ। चार्जशीट हुआ, ट्रायल स्टार्ट हो गया था। और जिस दिन सरकार ने यह निर्णय लिया, यह निर्णय सरकार का था कि सीबीआई को दिया जाए। सरकार का निर्णय हुआ कि सीबीआई को दिया जाए। मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए। जिस दिन मैं नोटिफिकेशन हुआ गवर्नमेंट का कि ये सीबीआई को जाएगा, उस दिन से मैंने स्विच ऑफ कर लिया उस पर। आपके पास तक कब तक रहा ये मैटर? ये डेट याद नहीं है, सब रिकॉर्ड पर होगा। सब रिकॉर्ड पर होगा। और भी कुछ बातें सर उन्हीं से जुड़ी हुई है कि उन पर आपका ये पोस्ट चेंज हो गया था, डीजीपी थे, उसके बाद फिर उस घटना के बाद कहा जाता है कि उस घटना की वजह से या किसी और की वजह से? नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया था और ये उस समय के भी मीडिया में लोगों ने पूछा है, इंटरव्यू लिया है, रिकॉर्डेड इंटरव्यू है, वो किसी मीडिया में चला है। बिल्कुल। कि मैंने रिक्वेस्ट किया था कि एनफ इज़ एनफ, अब मैं डीजीपी नहीं रहना चाहता हूँ। 5 या 6 महीना बाकी था मेरा। और मैंने जाकर के स्पष्ट कह दिया था। इनफैक्ट दी दिन मुख्यमंत्री ने मुझसे बुला के पूछा था कि आप नहीं रहने की इच्छा व्यक्त किए हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने व्यक्त किया है इच्छा और मैं नहीं रहना चाहता हूँ। डुअल चार्ज था मेरा होमगार्ड का, मुझे आप होमगार्ड में कर दीजिए और मैं वहाँ से रिटायर कर जाऊँगा। इसका कारण सर आप डीजीपी छोड़ना चाह रहे थे? कारण इनफ, 3 साल के करीब काम कर चुके थे, कितना काम करेंगे। बहुत। आप ऐसे सोचिए ना कि 3 साल तक लगातार टेंशन में रहे। मेरा हार्ट का ऑपरेशन हो चुका था जस्ट ज्वाइन करने के पहले, ओपन हार्ट सर्जरी। और उसके बाद मैं फिज़िकली मेंटली जितना कर सकते थे, कहीं ज़्यादा परेशानी हो रही थी तो अब जैसे आप आरा ही कर लीजिए, तो एज डीजीपी वहाँ जाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी। साहब लोग थे, एसपी साहब, डीआईजी साहब, आईजी साहब, नहीं होता तो एडीजी साहब होते, लॉ एंड ऑर्डर होते, लोग जा सकते थे। बट आई डिसाइडेड टू गो। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जाना चाहिए। वैसे ही नवादा में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ, कर्फ्यू लगा था जी, दंगा हुआ था। आई डिसाइडेड टू गो। अब मैं किसी से पूछता नहीं था कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, या कोई आदेश भी मुझे नहीं। मैं जब डीजीपी हूँ तो लॉ एंड ऑर्डर हैंडलिंग के लिए मुझे किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने आई डिड माई बेस्ट और जो हम कर सकते थे किए।
बहुत हो गया था। और ये बातें स्पष्ट हुई, वरना आम लोगों में ये धारणा थी कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के केस के कारण अभयानंद जी को होमगार्ड डिपार्टमेंट में दिया गया। तो क्या इसके ये अगर होता तो ब्रह्मेश्वर मुखिया का केस और मेरा जो हटना है डीजीपी में, उसके बीच में बड़ा गैप है जी, टाइम का। अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा गैप है वो। तो उस वक्त आप टेंशन लेना नहीं चाह रहे थे इस कांड का, मतलब नहीं नहीं, उस कांड का टेंशन था तो मैं लूँगा ही, लेकिन जब एक बार तय हो गया, जिस समय मैंने छोड़ा था उस समय कोई टेंशन नहीं था, बट टेंशन क्यूमुलेट तो हो ही चुका था लंबे समय से। 3 साल तक लगातार अगर मैं हार्ट एंड सोल लगा करके काम करूँगा तो टेंशन तो होगा ही। रात रात भर जगे रहना है, हर एसपी से पूछते रहना है, मॉनिटर करना है। कोई रात ऐसा नहीं बीता जिस रात को मैंने ऑल एसपी से मोबाइल पर टेलीफोन पर नहीं बात किया हो। क्या घटना, क्या स्पीडी ट्रायल में क्या रिपोर्ट चल रहा है, कौन केस का क्या हाल चाल है ट्रायल में, हर एसपी से हर रात बात होती थी। मतलब एक डीजीपी एक कांटों से भरा हुआ ताज, ये माना जा सकता। ये आप लोगों का वर्ड्स है, मैं उसको न कांटों से न फूलों से कर रहा हूँ। वो मेरा जॉब था, हमको करना था और उतना डिमांड करता है ये। आप सो नहीं सकते हैं रात में। चलिए, और कई लंबी बातें हो गई सर के द्वारा, हमने कई बातें जानी सुपर 30 से लेकर आईपीएस के दौरान। सर, कोई अभी के दौर में जो पुलिस स्टेशनों में या पहले के भी दौर में, मैं पुलिस स्टेशन पे अब आना चाहूँगा सर, थानों में, उसमें कैसे सुधार हो सर? जो घूस लेने की प्रक्रिया है किसी भी काम को लेकर, किसी भी छोटे से बड़े काम तक के लिए, इसको लेकर। पुलिस जो जंतु का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जी, उसका आधार कानून है। पुलिस एक्ट में पुलिस का क्रिएशन हुआ है, तो ये जंतु ही का जन्म होता है कानूनी। उसकी पूरी प्रक्रिया कानून में लिखी हुई है। उसमें अगर पुलिस गलत काम करेगी तो उसके साथ क्या करना है ये भी लिखा हुआ है। तो जो टॉप लेवल ऑफिसर्स होते हैं उनका काम है पुलिस को, जो कि जन्मजात कानूनी संस्था है, इस सरकार के आदेश से नहीं बनी है, ये कानून से बना हुआ है। जो जन्मजात कानूनी संख्या है, कानूनी संस्था है, उस संस्था को कानून के रूप से चलाते चलिए, और जहाँ जहाँ जो कानून कहता है उसको आप करते चलिए तो चलेगी। अगर आप अपनी बुद्धि लगाइएगा, कानून के बाहर से कुछ लगाने लगिएगा तो नहीं चलेगी। आपके काम के दौरान भी ऐसी शिकायतें आती होगी कि पुलिस स्टेशन को कैसे? हाँ, आती हैं। आदमी है तो गलत करेगा तो उसकी सज़ा उसको मिलेगी, और सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए जिससे कि लोगों को भय हो कि वो फिर उनके साथ हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। ये तो तभी होगा जब आप मुंह देखी नहीं कीजिएगा तो हो जाएगा ठीक, मुंह देखी करने लगिएगा तो नहीं होगा ठीक। कोई सुझाव सर, पूर्व डीजीपी होने के नाते, बिहार प्रशासनिक कुछ पुलिस विभाग डिपार्टमेंट में ही सुधार की बातें? कानूनी जन्म है आपका। आप जिस दिन पुलिस विभाग में आए उस दिन आपको कानून ने जन्म दे दिया। कानून आपको रास्ता भी बता रहा है कि ज़िंदगी जीने का यही कानूनी प्रक्रिया है पुलिस में। उसके रास्ते पर चलते रहिए। जिस दिन रिटायर कर जाइएगा उस दिन फिर वापस अपनी सामाजिक व्यवस्था में आ जाइएगा। जब तक वो डगर पर आप चलेंगे तो कानून के इतर आप नहीं जा सकते हैं। गए तो अपनी परेशानी में पड़िएगा। डीजीपी रहते हुए कोई ऐसा वाकया सर जो यादगार रहे? अनेक प्रतिदिन वाकया होता था, घटनाएं आप लोग देखे हुए हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि सर ने वक्त दिया और कई तमाम तरह की बातें की। सर को धन्यवाद कहेंगे कि सर ने वक्त निकाला और इतने देर तक बात की है झकास भारत। और आप बने रहिएगा झकास भारत से। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।